यूनिट 12 वस्त्र निर्माण बुनाई में भाता के एंडे टेंगे आपस में बुने जाते हैं। कभी सोचा है कि स्पोर्ट्स वाली जर्सी में इतना स्ट्रेच क्यों होता है, या रेनकोट आखिर पानी को कैसे रोक लेता है? इसका जवाब ना एक ऐसी प्रोसेस में छिपा है जो हर दिन हमारे आसपास होती है पर हमें दिखाई नहीं देती। ये धागा बनाने की कला नहीं, ये तो धागे को एक रासायनिक कलम से लिखने की कला है। आज हम इसी कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं, रासायनिक कताई। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये रासायनिक कताई है क्या? ये वो सवाल है जिसका जवाब बताएगा कि कैसे हम इंसानों ने कुदरत से सीखकर उससे भी एक कदम आगे की चीजें बना ली। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, किसी भी नई चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसकी पहली लाइन पढ़ना, है ना? मतलब उसकी परिभाषा को समझना। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि साइंस की किताबों में रासायनिक कताई के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, तो ये है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। कृत्रिम रेशे, रासायनिक विधि। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सही कहा ना? पर चिंता मत करिए, ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमें बस इतना बता रहा है कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो नेचुरल नहीं है, और उसे बनाने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आसान भाषा में इसका असली मतलब क्या है। और ये रही वो एक लाइन जो सब कुछ एकदम साफ कर देती है। बस यही है इस पूरे टॉपिक का निचोड़। मतलब जब हमारे पास कॉटन या ऊन जैसे नेचुरल ऑप्शंस नहीं होते, या फिर जब हमें उनसे कुछ बेहतर चाहिए होता है, तब हम लैब में एक नया रेशा बनाते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे कुदरत से एक कदम आगे निकल जाना। तो हमने ये तो जान लिया कि ये क्या है, पर अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा कि आखिर ये होता कैसे है। भाई, ऐसा कौन सा जादू है जो एक केमिकल लिक्विड को एक मजबूत धागे में बदल देता है? चलिए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रोसेस वाकई में कमाल की है। जरा सोचिए, सबसे पहले हमारे पास एक ठोस चीज होती है, फिर उसे एक खास केमिकल में घोलकर एक गाढ़ी स्याही जैसा बना लिया जाता है। और अब आता है असली मैजिक, स्टेप 3 में। इस स्याही को एक बहुत ही पतली नोक वाली कलम, जिसे स्पिनरेट कहते हैं, उससे निकालते हैं, और वो कलम एक कभी न खत्म होने वाले धागे की लाइन लिखती जाती है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही ये लाइन हवा को छूती है, ये ठोस बन जाती है। बस आखिर में इस लिखे हुए धागे को सुखाकर मजबूत कर लिया जाता है। ठीक है, प्रोसेस तो समझ में आ गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत करनी ही क्यों है? मतलब जब कुदरत हमें पहले से ही धागे दे रही है, तो फिर इस केमिकल से लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका असली मकसद क्या है? और इसकी वजह एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजह हैं। पहली, कि हम अपनी मर्जी का धागा बना सकते हैं जो नेचुरल फाइबर से कहीं ज्यादा लंबा और स्ट्रांग हो। दूसरी, हम धागे में अपनी पसंद की खासियतें डाल सकते हैं, जैसे अगर हमें चमक चाहिए या वाटरप्रूफ क्वालिटी या फिर जबरदस्त स्ट्रेच, सब कुछ मुमकिन है। और तीसरी वजह यह है कि इस तरीके से बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर धागे बनाए जा सकते हैं। तभी तो आज दुनिया भर में कपड़े इतने आसानी से मिल जाते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है ना, उसे अपने आसपास की चीजों में ढूंढते हैं। आखिर कौन से हैं वो रेशे जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, और जो इसी केमिकल स्पिनिंग की वजह से बने हैं? ये देखिए, रेयॉन जो छूने में बिल्कुल रेशम जैसा लगता है, वो असल में लकड़ी के पल्प से बनता है। सोचिए। और नायलॉन जो अपनी जबरदस्त मजबूती के लिए फेमस है, वो पेट्रोलियम से बनता है। और हाँ, पॉलिएस्टर जो आज शायद दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो अपनी ड्यूरेबिलिटी और इलास्टिसिटी के लिए जाना जाता है। ये सब हमारी अलमारी में रखे साइंस के छोटे छोटे चमत्कार हैं। तो हमने इस पूरी कहानी को शुरू से पढ़ा, इसके हर स्टेप को समझा और इसके असर को अपनी जिंदगी में भी देखा। अब वक्त है इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी यानी आखिरी लाइन को समझने का। तो निचोड़ ये है कि रासायनिक कताई वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एकदम परफेक्ट धागे बनाने की पावर देती है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं है, ये तो टेक्सटाइल की दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, जिसने हमारे कपड़े पहनने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। स्टैटिक क्लिंग मतलब कपड़ों का शरीर से चिपकना, और इसमें हम खास तौर पर उस एक फैब्रिक पर ध्यान देंगे जो अक्सर इसका सबसे बड़ा कारण होता है, नायलॉन। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। जब कोई स्वेटर उतारते हैं तो वो चट चट की आवाज, या कोई ड्रेस या स्कर्ट पैरों से चिपक जाती है। तो भी ऐसा होता क्यों है? आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं।
देखिए, स्टैटिक लिंक को समझने की जो चाबी है ना, वो नायलॉन को समझने में ही छिपी है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये फैब्रिक है क्या और इसकी खासियतें क्या-क्या हैं। ठीक है, तो जरा इसके गुणों पर नजर डालते हैं। नायलॉन हल्का होता है, चमकदार और रेशमी दिखता है। काफी मजबूत भी है और इसमें खिंचने के बाद वापस अपनी शेप में आने की अच्छी क्षमता होती है। लेकिन यहां सबसे काम की बात है इसकी नमी सोखने की क्षमता। यह सिर्फ 4 से 5% नमी सोखता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह ज्यादातर सूखा ही रहता है। बस इसी पॉइंट को याद रखिएगा, यह आगे बहुत काम आने वाला है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि नायलॉन एक बहुत ही शानदार फैब्रिक है, हल्का, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला। और इन्हीं वजहों से ये इतना पॉपुलर भी है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही गुण स्टैटिक लिंक की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, तो अब हम नायलॉन के बारे में तो जान गए हैं। अब समझते हैं उस साइंस को जिसकी वजह से ये चिपकता है। और वो साइंस है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या जिसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो ये किसी भी चीज़ की सतह पर इलेक्ट्रिक चार्ज का बैलेंस बिगड़ जाना है। और ये तब होता है जब छोटे छोटे कण, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, एक सतह से कूदकर दूसरी सतह पर चले जाते हैं। ये बिल्कुल प्योर फिजिक्स है। तो होता क्या है, ये पूरी प्रक्रिया नायलॉन के सूखेपन से शुरू होती है। जब ये कपड़ा हमारी स्किन या किसी दूसरे कपड़े से रगड़ खाता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक सतह से दूसरी पर छलांग लगा देते हैं। अब इससे एक सतह पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और दूसरी पर नेगेटिव। और जैसा कि हम जानते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं और बस कपड़ा चिपकने लगता है। और ये जो साइंस है ना, ये सीधा सीधा हमारे रोज के एक्सपीरियंस से जुड़ता है। कपड़े एक दूसरे से चिपकते हैं, हमारे शरीर की तरफ खिंचते हैं। और याद है, हमने शुरू में सर्दियों की बात की थी। वो इसलिए क्योंकि सर्दियों की हवा में नमी बहुत कम होती है, जिससे स्टैटिक चार्ज बहुत आसानी से बन जाता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम और उसके पीछे का विज्ञान दोनों समझ गए हैं, तो चलिए इसके हल पर भी बात कर लेते हैं। आखिर इस चिपकने वाली परेशानी को रोका कैसे जाए? इसका समाधान भी इसके विज्ञान में ही है। सबसे पहला और आसान उपाय है नमी बढ़ाना। अगर हवा में नमी होगी तो चार्ज बन ही नहीं पाएगा। दूसरा, फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करना। ये कपड़ों पर एक बहुत पतली चिकनी लेयर बना देता है, जिससे रगड़ कम होती है। और तीसरा तरीका है कपड़ों को मिक्स करके पहनना। मतलब नायलॉन के साथ कॉटन या वूल जैसे नेचुरल फाइबर पहनने से चार्ज बैलेंस हो जाता है और चिपकना काफी कम हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। ये सारा खेल रगड़ और इलेक्ट्रॉन्स के इम्बैलेंस का है। एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत, जो ये बताता है कि हमारे कपड़े आखिर चिपकते क्यों हैं। कभी सोचा है कि वो पसंदीदा स्वेटर या टी शर्ट जो हम पहनते हैं, वो आखिर बनती कैसे है? यकीन मानिए, इसकी शुरुआत होती है बस एक अकेले धागे से, बिल्कुल एक कहानी की तरह, जिसे लाइन दर लाइन एक फंदे के बाद दूसरा फंदा डालकर लिखा जाता है। तो चलिए आज इसी कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक अकेला मामूली सा धागा कपड़ों के पूरे ताने बाने में तब्दील कैसे हो जाता है? भाई, इसका जवाब एक बहुत ही खास तकनीक में छिपा है, जिसे हम कहते हैं वेफ्ट निटिंग। आइए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो वेफ्ट निटिंग है क्या? ये वो तरीका है जिसमें एक ही धागा साइड बाय साइड चलता है और फंदों की लाइनें बनाता जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम एक पन्ने पर एक के बाद एक लाइन लिखते हैं। और यही वो तरीका है जो हमारे कपड़ों को उनका वो खास लचीलापन और आराम देता है। अब देखिए, अगर वेफ्ट निटिंग एक भाषा है तो जाहिर है इसकी अपनी एक वर्णमाला, एक अल्फ़ाबेट भी होगी। ये अल्फ़ाबेट बनी है कुछ बहुत ही बेसिक बुनाई डिज़ाइनों से। ये वो अक्षर हैं जिनसे कपड़ों की पूरी कहानी लिखी जाती है। तो चलिए इन अक्षरों से एक एक करके मिलते हैं। तो शुरू करते हैं इस भाषा की वर्णमाला के पहले अक्षर से। ये है सादा बुनाई, जिसे जर्सी निट भी कहा जाता है। देखने में तो ये सबसे सिंपल है, पर यही पूरी कहानी की नींव है, उसका बेस है। ये बुनाई का सबसे बुनियादी रूप है। ऐसा समझिए कि ये बुनाई की दुनिया का क, ख, ग या ABC है। ज्यादातर बुने हुए कपड़े, उनकी नींव इसी डिजाइन पर रखी जाती है। और जानते हैं, इसकी यही सादगी ही इसे इतना कमाल का और वर्सेटाइल बनाती है। और ये अक्षर हमें हर जगह लिखा हुआ मिलता है।
हमारी सबसे आरामदायक टी-शर्ट्स में, ट्रैक शर्ट्स में या किसी भी स्वेटर का जो मेन बड़ा हिस्सा होता है, वो सब इसी एक बेसिक अक्षर से लिखा गया है। यही वो बुनावट है जो कपड़ों की कहानी का कह सकते हैं मेन पैराग्राफ बनती है। चलिए अब आते हैं वर्णमाला के अगले अक्षर पर, रिब डिजाइन। अगर सादा बुनाई एक सीधा साधा वाक्य है, तो रिब डिजाइन उसमें एक जरूरी ट्विस्ट डालता है, एक नई खासियत, और वो है खिंचाव। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस रिब्ड डिजाइन में वो खिंचाव, वो स्ट्रेच आता कहाँ से है? इसका राज छिपा है इसके बनाने के तरीके में। इसमें लूप्स यानी फंदे एक एक करके आगे और पीछे की तरफ बनाए जाते हैं, और ये जो आगे पीछे का पैटर्न है ना, ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, जिससे कपड़े में वो कुदरती इलास्टिसिटी आ जाती है, और ये खिंचाव बहुत काम आता है। यही वजह है कि रिब निट का इस्तेमाल स्वेटर के कॉलर में, कलाई के कफ्स में और कमर बंद में होता है, मतलब उन सभी जगहों पर जहां हमें एक अच्छी फिटिंग और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। तो अब जब हम बुनाई की वर्णमाला के कुछ अक्षर सीख चुके हैं, तो अब देखते हैं कि इन अक्षरों को मिलाकर नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं, मतलब नई नई बनावटें। अब आता है पर्ल डिजाइन। इसको आप सादा बुनाई का उल्टा अक्षर समझ सकते हैं। अगर प्लेन नेट कहानी का एक सीधा साधा स्मूथ पहलू है, तो पर्ल उसका दूसरा ज्यादा टेक्सचर वाला पहलू है। देखिए, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि पर्ल डिजाइन में फंदे को उल्टी दिशा में बनाया जाता है। बस ये छोटा सा बदलाव कपड़े की सतह पर एक अलग दानेदार सा टेक्सचर बना देता है। ये हमारी कहानी में एक नया डायमेंशन, एक नई गहराई जोड़ता है। तो आसान शब्दों में कहें तो प्लेन नेट में सारे फंदे एक ही तरफ, जिससे मिलती है एक स्मूथ चिकनी सतह, और पर्ल नेट में ठीक इसका उल्टा, उल्टे फंदे जो एक दानेदार थोड़ी रफ सी बनावट देते हैं। है ना कमाल की बात? कैसे बस एक छोटा सा बदलाव कपड़े के पूरे एहसास को, उसके पूरे फील को बदल सकता है। अच्छा, अब सोचिए कि क्या होगा अगर हम इन अलग अलग अक्षरों को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स शब्द बनाएं। यहीं पर सामने आता है इंटरलॉक डिजाइन। इंटरलॉक डिजाइन असल में दो रिब्ड फैब्रिक्स को एक साथ बुनने जैसा है। ये जर्सी और पर्ल का एक बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। इससे जो कपड़ा बनता है वो दोनों तरफ से एक जैसा चिकना, मोटा और ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, और इसकी इसी मोटाई और मुलायम बनावट की वजह से ये छोटे बच्चों के कपड़ों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और हाँ, इसके खिंचाव के कारण ये योगा वियर और आरामदायक स्वेटर्स के लिए भी एक बहुत बढ़िया चॉइस है। तो अक्षर सीख लिए, शब्द बनाने भी आ गए, तो अब वक्त है कपड़ों की कविता और कहानियों की तरफ बढ़ने का। ये हैं एडवांस्ड पैटर्न्स जो सादे से कपड़ों को किसी आर्ट पीस में बदल देते हैं। यहाँ आकर हमारी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब हम सिर्फ अक्षर और शब्द नहीं, बल्कि पूरी पूरी कविताएं लिख रहे हैं। जैसे टेक्सचर्ड डिजाइन में केबल निट को देखिए, कपड़े पर रस्सी जैसी उभरी हुई डिजाइन, या फिर बास्केट नेट जो बिल्कुल बुनी हुई टोकरी जैसा दिखता है। और फिर ऑटोमेटिक मशीनों से बनने वाले जटिल पैटर्न्स हैं, जैसे ज्योमेट्रिक या हनीकोम्ब जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनावट देते हैं। ये सब उन्हीं बेसिक फंदों से बनते हैं जिन्हें अब मशीनों की मदद से बड़ी खूबसूरती से लिखा जा रहा है। और ये खूबसूरत कविताएं हमें कहाँ पढ़ने को मिलती हैं? ये दिखती हैं डिजाइनर स्वेटर्स और कार्डिगन्स में, जहाँ ये पैटर्न ही असली हीरो होते हैं। फैशनेबल टॉप्स में या फिर दस्तानों और मोज़ों में एक खास टच जोड़ने के लिए। ये एडवांस्ड डिजाइन सिर्फ कपड़े नहीं बनाते, ये कहानी को एक आर्ट वर्क में बदल देते हैं। तो एक धागे से शुरू हुआ हमारा ये सफर अब एक पूरी कहानी बन चुका है। अब सिर्फ कपड़े पहनना नहीं, बल्कि उनकी भाषा को समझना भी आ गया है। अब अलमारी खोलकर उसे सचमुच पढ़ा जा सकता है। आखिर में बस ये याद रखिए कि हर कपड़ा जो हम पहनते हैं वो एक कहानी सुनाता है। ये एक धागे का सफर है जिसे लाइन दर लाइन, फंदे दर फंदे बड़ी मेहनत और क्रिएटिविटी से बुना गया है। तो बस अगली बार जब वो पसंदीदा टी-शर्ट हाथ में आए या स्वेटर के कफ पर नजर पड़े, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। जरा देखिए, क्या अब उसकी बुनाई को पहचान पा रहे हैं? क्या उस एक धागे से शुरू हुई कहानी अब पढ़ पा रहे हैं?